एक चलती हुई ट्रेन पर अचानक कई जहरीले सांपों ने हमला कर दिया और ट्रेन में बैठे लोगों को कुछ समझ में आने से पहले ही उनके सामने एक ऐसा विशालकाय दो मुंह वाला सांप आ गया जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाती। पर आखिर ये सारे सांप आए कहां से और क्या सांपों के इस हमले से कोई जिंदा बच पाएगा, ये जानने के लिए चलो इस कहानी में थोड़ा सा पीछे चलते हैं जहां ये ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। इसी ट्रेन के 3rd क्लास कंपार्टमेंट के एक डब्बे में डॉक्टर जिंग भी अपने साथी शाओ के साथ सफर कर रही थी। जिंग एक डॉक्टर थी जो शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस अपने गांव योंगवान लौट रही थी ताकि अपनी काबिलियत से वो वहां के जरूरतमंद लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सके। वहीं उसका साथी शाओ एक घमंडी फौजी अफसर था जिसे अपनी वर्दी और अपने रुतबे पर बहुत नाज था और उसके लिए दुनिया में पैसा और ताकत ही सब कुछ था। तब इसी दौरान शाओ ने जिंग की तरफ नाक सिकुड़ते हुए कहा, तुम्हें मेरे साथ 1st क्लास में आना चाहिए था क्योंकि इस डिब्बे से बदबू आ रही है। जिस पर जिंग ने उसे समझाया कि वो इन्हीं लोगों के बीच पली बड़ी है, इसलिए उसे इन सब चीजों से कोई दिक्कत नहीं होती। पर उनकी इस छोटी सी बातचीत ने ये साफ कर दिया था कि उन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। खैर, अब ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ ही रही थी कि तभी ना जाने कहां से उस डिब्बे में एक छोटा सा सांप चला आया जो कि रेंगता हुआ सीधा शाओ के कंधे पर चढ़ने लगा। पहले तो शाओ को लगा कि शायद जिंग ने उसके कंधे पर हाथ रखा है, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा तो डर के मारे उसकी चीख निकल गई। पर इससे पहले कि कुछ बुरा होता, शेंग नाम के एक आदमी ने फुर्ती दिखाते हुए उस सांप को पकड़कर शाओ की जान बचा ली और उस डिब्बे में बैठे सब लोग ये नजारा देखकर हैरान रह गए। दरअसल शेंग पेशे से एक सांप पकड़ने वाला था और यहाँ पर वो सांपों का अचार बेचने आया था। तब वहाँ बैठी एक लड़की ने जब उसके बारे में और जानना चाहा तो शेंग ने बताया, हम नागवंशी हैं और योंगवान गांव के ही रहने वाले हैं। मगर शाओ ने बिना सोचे समझे सीधा शेंग पर इल्जाम लगाते हुए गुस्से में कहा कि ये सांप जरूर तुम्हारा ही होगा और तुमने यहाँ इसे लोगों को डराने के लिए छोड़ा होगा। जिस पर शेंग ने जवाब दिया कि ये बहुत ही खतरनाक किस्म के सांप होते हैं, इसलिए इन्हें पालना तो दूर कोई अपने पास रखने तक की हिम्मत नहीं करता। तब जिंग ने बीच में आकर शाओ को चुप करवाते हुए समझाया कि उसे शेंग का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जिसके बाद जिंग ने शेंग को अपना परिचय दिया और उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया, पर शेंग ने ये कहकर उससे हाथ मिलाने से मना कर दिया कि मेरे हाथ गंदे हैं। जिसके बाद वो अपना सामान उठाकर वहां से निकलने ही वाला था कि अचानक पूरी ट्रेन एक जोरदार झटके के साथ वहीं रुक गई। ट्रेन के रुकते ही उस ट्रेन में एक अजीब सी खामोशी छा गई और अगले ही पल ट्रेन की छत से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी, जिन्हें सुनकर सबको लगा कि शायद डाकुओं ने ट्रेन लूटने के लिए ही रोकी होगी। लेकिन जो सच्चाई थी वो उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा खतरनाक थी। तब एक औरत ने हिम्मत करके जैसे ही खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की तो किसी अनजान चीज ने पलक झपकते ही उसे ट्रेन से बाहर खींचकर मौत के घाट उतार दिया। जिसके अगले ही पल उसके खून के छींटे खिड़की के शीशे को लाल कर गए और ये मंजर देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। तभी अचानक ट्रेन के दरवाजे पर जोर जोर से पीटने की आवाजें आने लगी, जिसे सुनकर सबकी सांसें अटक गई। अब जैसे ही एक आदमी ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़कर देखने की कोशिश की तो एकदम से एक सांप ने उस पर छलांग लगा दी। जिसके बाद देखते ही देखते खिड़कियों पर न जाने कितने सांप आ गए और अंदर आकर सबको काटने लगे। उस ट्रेन पर हजारों की तादाद में सांपों ने धावा बोल दिया था और ये सब देखकर ट्रेन में भगदड़ मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह इधर उधर भागने लगे, क्योंकि उन सांपों के रास्ते में जो भी आ रहा था वो बुरी तरह से उनका शिकार बन रहा था। तब इसी बीच एक आदमी ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे के पास सांपों के झुंड ने उसे वहीं ढेर कर दिया। तब एक दूसरे आदमी ने बाथरूम में छुपने की सोची, लेकिन सांप ने उसे भी ढूंढ लिया। अब सभी लोग सांपों से बचने के लिए आगे की ओर बढ़ने लगे, मगर वो सांप किसी साए की तरह उनका पीछा करने लगे। तब इसी बीच शेंग ने चिल्लाते हुए सब लोगों से लहसुन चबाकर नीचे थूकने को कहा, क्योंकि इसकी महक से सांप उनके नजदीक नहीं आ सकते थे। एक पल के लिए तो लगा शायद ये तरीका काम कर जाएगा और वो सब लोग बच जाएंगे, लेकिन तभी शाओ ने शेंग पर गुस्से में इल्जाम लगाया कि तुम नागवंशी हो, तुम इन सांपों को काबू कर सकते हो और तुमने ही इन्हें उकसाया है। जिस पर जिंग ने उसे समझाया कि ऐसे मुश्किल वक्त में किसी पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं होता। पर उनकी ये बात पूरी होने से पहले ही ट्रेन के दरवाजे से ऐसी जोरदार पीटने की आवाज आई जिसे सुन के सबके कान सुन्न पड़ गए और फिर जो चीज सामने आई उसे देखकर सबकी रूह तक कांप उठी, क्योंकि वो एक विशालकाय दो मुंह वाला अजगर था, जिसे देखते ही सब लोग जान बचाने के लिए पीछे हटने लगे। तब शेंग ने जिंग को यहाँ से जाने को कहा, जिसके बाद सब लोग सामान इकट्ठा करने लगे ताकि वो सांप को रोक सकें और दरवाजा बंद करके दूसरे डिब्बे में जाने के लिए भाग सकें। पर वो सांप
सांप सब कुछ तोड़ता हुआ तेजी से उनकी ओर बढ़ता चला आ रहा था। अब इस सब के दौरान कुछ लोग पीछे ही छूट गए, जिसकी वजह से वो दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन घमंडी शाओ ने उनके लिए दरवाजा खोलने से साफ इनकार कर दिया। तब जिंग ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और जैसे तैसे वो लोग अंदर आ पाए, जिसके बाद वो शाओ को उसकी इस घटिया हरकत के लिए खरी खोटी सुनाने लगे। लेकिन तभी एक आदमी ने देखा कि वो सांप अब भी उनकी ओर बढ़ता चला आ रहा था, जो देखकर सबकी हालत खराब हो गई। तब उन्होंने दरवाजे को रोकने के लिए सामान लगाना शुरू कर दिया, पर उस सांप ने एक ही झटके में दरवाजा तोड़ दिया और वहां पर कत्लेआम मचा दिया। शाओ और उसके साथियों ने उस पर गोलियां भी चलाई, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उनकी गोलियां उस दानव पर बेअसर थी। तब हालातों को बिगड़ता हुआ देखकर शेंग ने सबको ट्रेन की छत पर चढ़ने को कहा और खुद पानी की तेज धार से उस सांप को रोकने की कोशिश करने लगा। दूसरी ओर सब लोग ट्रेन की छत पर पहुंचकर इंजन की ओर जाने लगे, क्योंकि इंजन की गर्मी ही सांपों को उनसे दूर रख सकती थी। लेकिन जैसे ही पानी की टंकी खाली हुई तो उनकी ये मुसीबत और बढ़ गई और शेंग और उसके साथी भी छत पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। तब इसी बीच उस सांप की वजह से शाओ का एक साथी बुरी तरह से जख्मी होकर दर्द से तड़प रहा था और उसे इस तकलीफ से आजाद करने के लिए शाओ ने भारी मन से उसे गोली मार दी। इधर उस सांप ने भी छत पर आकर लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से एक एक करके लोग नीचे गिरने लगे। तब हालातों को हाथ से निकलता देख शेंग ने सबको ट्रेन से कूदकर पास के जंगल में भागने को कहा, मगर इसके दौरान भागता हुआ एक फौजी नीचे गिर गया, जिसे देखकर उसकी मदद करने के लिए एक लड़की आगे आई, लेकिन उस डरपोक आदमी ने अपनी जान बचाने के लिए उस लड़की को ही सांप के सामने धकेल दिया। अब इसके बाद जो लोग बच गए थे उन्होंने एक जगह पर पहुंचकर अपने चारों ओर आग जला ली ताकि सांप उनके पास ना आ सके। और खुशी की बात ये थी कि उनका ये तरीका काम भी कर गया। आग के घेरे को देखकर वो दो मुंह वाला सांप आगे नहीं बढ़ पाया और इसी मौके का फायदा उठाकर वो सब लोग वहां से भाग निकले। खैर अब सुबह होने तक ये थके हारे लोग जंगल के बीच आ चुके थे, जहां सांपों के जहर से कई लोगों की हालत बिगड़ रही थी और शेंग एक लड़की का जहर निकाल रहा था। तब जिंग ने शेंग से पूछा कि जहर से बचने का क्या रास्ता है, जिस पर जिंग ने बताया कि मेरे घर पर जहर को काटने वाली जड़ी बूटियां हैं, तो तुम लोग उन्हें आजमा सकते हो। पर ये सुनते ही शाओ ने गुस्से में शेंग से कहा, पहले तुमने ही सांपों से हमला करवाया और अब अपनी दवाइयां बेचने के लिए हमें अपने घर ले जा रहे हो। पर शेंग के जवाब देने से पहले ही जिंग ने उसे डांटते हुए कहा, अगर ये आदमी हमें नहीं बचाता तो आज हम में से कोई भी जिंदा ना होता। तब शेंग ये सब सुनकर बिना कुछ बोले ही वहां से जाने लगा, पर थोड़ी देर बाद मजबूर होकर सब उसके पीछे पीछे ही चलने लगे। लेकिन थोड़ी दूर तक चलने के बाद जब सब लोग शेंग के गांव पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि पूरे गांव में हर तरफ सिर्फ लाशें बिखरी पड़ी थी, जिन्हें देखकर शेंग ने सबको पुराने मंदिर में जाने को कहा और खुद पागलों की तरह अपनी मां को ढूंढने लगा। इधर जिंग जब मंदिर पहुंची तो उसे पता चला कि सांपों ने सिर्फ ट्रेन पर ही नहीं बल्कि पूरे गांव पर अपना कहर बरसाया था। उन्होंने हर जिंदा इंसान को मौत के घाट उतार दिया था जो उनके रास्ते में आया था, और जो थोड़े से लोग उनसे बच गए वो सब उसी पुराने मंदिर में छुपे हुए थे। तब थोड़ी देर बाद वहां पर शेंग भी आ गया, जो अपनी मां को सही सलामत देखकर काफी खुश हुआ। शेंग के साथ बाकी लोग भी अपने परिवार वालों से मिलकर काफी खुश थे, लेकिन जल्दी ही जड़ी बूटियों के लिए उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया। पर इसी बीच वहां मौजूद एजी नाम की एक औरत ने बताया कि सांपों का जहर इतना ताकतवर है कि उनकी जड़ी बूटियां भी बेअसर हो रही हैं। और ये सुनते ही गांव वालों ने सारा दोष शेंग पर डालते हुए कहा कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, क्योंकि अगर तुम सांपों को नहीं मारते तो हमें ये दिन कभी ना देखना पड़ता। जिस पर शेंग ने दुखी होकर कहा कि मैं जानता था तुम सब लोग मुझे ही गुनहगार ठहराओगे, लेकिन ये सब मेरी वजह से नहीं हो रहा। जब से इस जंगल को काटने का काम शुरू हुआ है ये सब तब से ही हो रहा है। इंसानों ने सांपों का घर छीन लिया, इसलिए अब वो इंसानों से अपना बदला ले रहे हैं। तब जिंग ने पूछा कि क्या इस जहर का कोई इलाज नहीं है, तो शेंग ने कहा कि इसका इलाज सिर्फ एक ही चीज से हो सकता है, एक खास चमत्कारी फूल जो सिर्फ सरफराज घाटी में ही मिलता है, लेकिन उस घाटी तक पहुंचना मौत को दावत देने जैसा है, क्योंकि वहां कदम कदम पर मौत मंडराती है। और एक बुजुर्ग ने बताया कि आज तक जो भी उस घाटी में गया वो कभी वापस लौट कर नहीं आया, लेकिन अपनी आंखों के सामने लोगों को तड़प तड़प कर मरते हुए देखकर जिंग ने फैसला किया कि वो उस घाटी में जरूर जाएगी।
तब जिंग के इस जानलेवा सफर पर जाने के लिए ग्रुप बनाया गया, जिसमें शेंग, जिंग, एजी, शाओ और उसके कुछ बचे हुए फौजी एक नाव के जरिए सरप्राज घाटी की ओर जाने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर में शाओ ने अपनी घमंडी आदत के चलते पानी में पेशाब करना शुरू कर दिया, जिसके दौरान पानी के अंदर से किसी चीज ने उस पर हमला कर दिया और वो पानी में जा गिरा। अब सब लोग उसे बचाने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी पानी से उस दो मुंह वाले सांप ने निकलकर एक आदमी को अपना निवाला बना लिया, जिसे देखकर सब बुरी तरह से डर गए और इसी हड़बड़ी में एक आदमी से गलती से नाव की रस्सी कट गई और सारे लोग पानी में गिर गए। लेकिन एजी ने अपने तीर से उस सांप पर वार करके उसे भगा दिया और वो सब लोग दूसरी नाव पर चढ़ गए, जबकि वो सांप अब भी उनके आसपास ही मंडरा रहा था, जिसे देखकर शाओ ने गुस्से में उस सांप पर एक बॉम्ब फेंका, पर गलती से वो बॉम्ब उनकी नाव पर ही आ गिरा, जिससे बचने के लिए सब लोग पानी में कूद गए, पर उस बॉम्ब के फटने से उनकी नाव के परखच्चे उड़ गए। तब पानी से बाहर आकर इसके लिए सब शेंग को कोसने लगे, क्योंकि इस धमाके में शेंग के पास रखा हुआ नक्शा भी बर्बाद हो गया था, जिसकी वजह से वो सब घबराते हुए शेंग से पूछने लगे कि अब वो रास्ता कैसे ढूंढेंगे। तो शेंग ने कहा कि अगर हमें सरप्राज घाटी जाना है तो हमें सरप्राज मंदिर से होकर गुजरना होगा। जिसके बाद शेंग ने अपने अंदाजे से सबको आगे ले जाने का फैसला किया, लेकिन शाओ के लोगों ने उस पर भरोसा करने से मना कर दिया। तब जिंग ने शाओ से कहा कि ये हमारी लड़ाई है और तुम्हें इसमें अपनी जान देने की कोई जरूरत नहीं है, और इतना कहकर वो भी बाकियों के साथ आगे बढ़ गई। मगर अपने लोगों को पीछे हटते और जिंग को आगे जाते हुए देख शाओ ने अपने साथियों से कहा, अगर तुम लोग डरपोक हो तो यहीं रहो, पर मैं जा रहा हूँ। और ये कहकर वो भी जिंग के पीछे चल पड़ा। तो अब इस सब के बाद ये लोग घनी झाड़ियों से होते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी उन्हें एक लाश दिखाई दी, जिसे उस सांप ने ही मारा था। और थोड़ा आगे जाने पर शाओ को सांप के अंडे भी दिखाई दिए, पर उसने गुस्से में आकर उन सभी अंडों को तोड़ दिया। मगर शाओ की इस हरकत की वजह से शेंग ने गुस्से से उससे कहा, पहले तुमने नदी में पेशाब करके सांप को बुलाया और अब यहाँ सांपों के अंडे तोड़ दिए। वो सांप पहले से ही काफी गुस्से में है और तुम ये सब करके उसे और उकसा रहे हो। पर इसके बावजूद शाओ फिर से पेशाब करने लगा, लेकिन इस बार उसकी गलती की सजा उसे तुरंत मिल गई, क्योंकि एक सांप ने आकर पीछे से उसे काट लिया और वो दर्द से तड़पने लगा। और शाओ के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके दोनों साथियों ने वहां आकर उस सांप को खत्म कर दिया। तब शेंग ने कहा कि इसका जहरीला खून जल्दी निकालना होगा, वरना जहर इसके पूरे शरीर में फैल जाएगा। पर कोई भी अपने मुंह से जहर निकालने को तैयार नहीं था, इसलिए जिंग एक डॉक्टर होने का फर्ज निभाते हुए जहर निकालने को राजी हो गई। लेकिन शेंग ने उसे रोकते हुए अपने एक औजार से शाओ का जहरीला खून बाहर निकाल दिया। तो अब इसके बाद ये लोग वहां से आगे बढ़ते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां हर तरफ मकड़ी के जाले थे और उनमें इंसानी लाशें लटकी हुई थी, जिन्हें देखकर एजी ने सबको खामोश रहने की सलाह देते हुए कहा कि इन्हें छेड़ने की गलती मत करना, वरना हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन शाओ के एक साथी से गलती से गोली चल गई, जिसके तुरंत बाद एक लाश नीचे गिरी और उसमें से हजारों की तादाद में जिंदा मकड़ियां निकलकर उन पर टूट पड़ी। तब सब लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे, पर इस भगदड़ में एक फौजी मकड़ियों की चपेट में आ गया, जिसे देखकर जिंग उसकी मदद करने के लिए गई, लेकिन उस आदमी ने उसे दूर धकेल दिया, क्योंकि वो जानता था कि अब बहुत देर हो चुकी है। और इसके अगले ही पल मकड़ियों ने उसके जिस्म को नोच नोच कर उसे मौत के घाट उतार दिया। खैर, अब इसके बाद बाकी लोग एक पुराने मंदिर में पहुंचे, जहां अजीबों गरीब मूर्तियां बनी हुई थी, और शेंग ने बताया कि ये सांपों के देवता का मंदिर है। उसने बताया कि आज से 10 साल पहले गांव में सांपों का ऐसा ही कहर टूटा था, जिसके बाद लोगों ने इस मंदिर को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। पर इसी बीच अचानक जिंग की तबीयत बिगड़ने लगी और शेंग को एहसास हुआ कि उसे भी एक मकड़ी ने काट लिया था, जिसे देखकर उसने शाओ को कुछ लकड़ियां लाने को कहा, क्योंकि जिंग का बुखार उतारने के लिए उन्हें पानी को गर्म करना था। अब इसके थोड़ी देर बाद जब जिंग गर्म पानी से भरे एक बड़े से टब में बैठी हुई थी, तो इसी दौरान कोई छुपकर उसे देख रहा था और उसने पानी में एक सांप भी छोड़ दिया था, जिसे देखकर जिंग डर के मारे चिल्लाने लगी। तब जिंग की आवाज सुनकर शेंग वहां दौड़कर आया और उसने उस सांप को बाहर निकाल दिया। लेकिन इसी बीच वहां शाओ भी आ गया और उसने गलत समझ लिया कि शेंग जिंग के साथ कोई गलत हरकत कर रहा है। पर जैसे ही जिंग ने उसे समझाया कि शेंग वैसा इंसान नहीं है, तो शाओ शर्मिंदा होकर रोते हुए वहां से बाहर चला गया। अब इसके बाद जिंग ने शेंग को रोका, क्योंकि उसे शेंग से कुछ बात करनी थी। और उनकी बातों से पता चला कि जिंग गांव वालों की भलाई के लिए इस गांव में ही रुकना चाहती थी, जबकि शेंग इस जिंदगी से थक चुका था और सब
कुछ छोड़कर यहाँ से दूर जाना चाहता था। दूसरी ओर एक लड़के को खिड़की पर एक साया नजर आया, जिससे सब डर गए और इससे सारी मोमबत्तियां बुझने लगी और अंधेरा होने का फायदा उठाकर किसी ने उन पर हमला कर दिया और सब लोग एक जाल में कैद हो गए। तब शेंग ने जाल को काटकर खुद को आजाद किया और जिंग को ढूंढने लगा, लेकिन वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। जिंग को ढूंढते वक्त शेंग को एक गुप्त दरवाजा मिला, जिसके अंदर जाकर उसने देखा कि एक लकड़ी के संदूक से आवाज आ रही थी। तब उस आवाज को सुनकर वो उस संदूक को खोलने ही वाला था, पर तभी एक बौना आदमी उस पर चाकू तान कर खड़ा हो गया। पर इसी दौरान शाओ ने पीछे से आकर उस बौने आदमी पर बंदूक तान दी, जिसके बाद शेंग ने जिंग को उस संदूक से बाहर निकाला और जब उन्होंने उस आदमी से पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि वो असल में एक शिकारी था जो सांपों का शिकार करता था। और जब शेंग ने उससे नागफूल के बारे में पूछा तो उस बौने आदमी ने कहा कि मुझे सब पता है, लेकिन वो फूल मुझे भी चाहिए। तब सब लोग उसकी ये शर्त मान गए, जिसके बाद वो बौना आदमी सबको अपने पीछे गुफा में ले आता है। पर जब वो लोग अंदर गए तो उन्होंने देखा कि छत पर हजारों की तादाद में खून पीने वाले चमगादड़ लटके हुए थे, जिनसे बचते हुए वो सब किसी तरह चुपके से वहाँ से निकल गए। अब उनके सामने एक गहरी खाई थी, जिसे एक टूटे हुए पुल से पार करना था, जिस पर सबसे पहले वो बौना आदमी गया। फिर बाकी लोग छोटे छोटे झुंड में पुल को पार करने लगे, लेकिन इसी बीच एक आदमी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से उसका सूटकेस खुल गया, जिससे उसके सारे पैसे खाई में गिर गए और वो आदमी अपने पैसों के लिए पागलों की तरह चिल्लाने लगा। लेकिन इतने में वो पुल टूटने लगा और उस आदमी के चिल्लाने से वो सारे चमगादड़ भी जाग गए। तब अपने बॉस को बचाने के लिए शाओ के एक साथी ने पुल को पकड़े रखा और अपनी कुर्बानी दे दी, और शाओ को भी अपने साथी को मरता हुआ देखकर बहुत बुरा लग रहा था, जबकि उस बौने आदमी का कहना था कि असली खतरा तो अब शुरू होगा। खैर, अब यहाँ से आगे जाकर सबको दो रास्ते मिले, जिन्हें देखकर सब दो टीम्स में बट गए, जिनमें से एक को शेंग रास्ता दिखा रहा था और दूसरी को वो बौना आदमी। तब थोड़ी देर बाद शेंग को वो नागफूल भी दिख गया, लेकिन वो फूल एक ऐसी चट्टान पर था जिसके नीचे जहरीले सांपों से भरी खाई थी। पर फिर भी उसने हिम्मत करके छलांग लगा दी और शाओ को दूसरी टीम को बुलाने के लिए भेज दिया। दूसरी ओर उस धोखेबाज बौने आदमी ने बाकी लोगों को सीधा उस दो मुंह वाले सांप के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और वो सांप भी उन पर हमला करने लगा। तब एजी ने अपनी जान पर खेलकर उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया और अपने साथी को भागने के लिए कहा, लेकिन बाहर जाने का रास्ता बंद था। इसलिए उसने तीरों से हमला करके उस सांप को उकसाया और जैसे ही वो सांप उसे मारने के लिए आया तो वो सामने से हट गई। तब सांप की इस जोरदार टक्कर से रास्ता खुल गया और उसके साथी बाहर निकल गए। पर अफसोस की बात ये थी कि एजी उस सांप की चपेट में आ गई थी और उसने मरने से पहले अपने साथी से कहा कि मेरे बेटे का ख्याल रखना। दूसरी ओर शेंग एक नागफूल तोड़ रहा था, पर तभी उस फौजी ने कहा पूरे फूल ही तोड़ लो, क्योंकि हमें ये बहुत मुश्किल से मिला है। लेकिन शेंग ने इसके लिए मना करते हुए कहा कि वो दो मुंह वाला सांप इस नागफूल से ही जिंदा रहता है। पर इसी बीच वहाँ पर वो बौना आदमी आ गया और उसने भी शेंग से सारे फूल तोड़ने को कहा। लेकिन जैसे ही शेंग ने इसके लिए मना किया तो उस बौने आदमी ने शाओ के पैर में गोली मारकर बोला कि जल्दी करो, नहीं तो मैं जिंग को भी मार दूंगा। शेंग ने जब उससे बाकियों के बारे में पूछा तो उसने झूठ बोल दिया कि सबको सांप ने मार दिया है और शेंग को मजबूर होकर सारे नागफूल तोड़ने पड़े। अब जैसे ही शेंग ने वो फूल उस बौने आदमी को दिए तो एक फौजी ने उनमें से हिस्सा मांगा, पर उस बौने आदमी ने उसे भी गोली मार दी और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी वहाँ पर उस दो मुंह वाले सांप ने आकर उस बौने आदमी को मौत के घाट उतार दिया और वो फूलों का बैग खाई में जाकर लटक गया। तब जैसे ही वो जख्मी फौजी उसे लेने के लिए झुका तो वो सांपों के बीच जाकर गिर गया और हमेशा के लिए खत्म हो गया, जिसके बाद बाकी लोग बैग लेकर वहाँ से निकलने लगे। तब जख्मी शाओ ने जिंग का हाथ छोड़कर कहा, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं बहुत थक गया हूँ। शेंग और जिंग ने उसे बहुत समझाया, लेकिन शाओ ने शेंग से जिंग की हिफाजत करने को कहा, जिसके अगले ही पल उसने उस सांप के सामने एक बॉम्ब फोड़ दिया, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, लेकिन वो सांप उसमें भी जिंदा बच गया। जबकि शाओ अपने जख्मों की वजह से दम तोड़ चुका था, जिसे देखकर जिंग जोर जोर से रोने लगी। अब इसी दौरान वो दो मुंह वाला सांप जिंग की ओर आने लगा, पर शेंग ने वो फूल दिखाकर उस सांप का ध्यान अपनी ओर कर लिया और उसे अपने पीछे पीछे भगाने लगा। और जब वो शेंग को मारने ही वाला था तो जिंग ने चिल्लाकर उसका ध्यान भटका दिया और फूल का बैग दिखाकर भागने लगी और एक जगह जाकर छुप गई। लेकिन अगले ही पल वो सांप उसके सामने आ गया, जिसे देखकर वो बहुत डर गई। पर इसी बीच वहाँ पर शेंग आ गया और उसे
लेकर भागने लगा, जिसके बाद उसने उस सांप को अपने पीछे गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसने किताबों में पढ़ा था कि इस तरह से सांप को वश में किया जा सकता है। फिर काफी देर भागने के बाद वो अचानक रुक गया और जैसे ही सांप ने उस पर हमला किया वो कूद गया, जिससे गलती से उस सांप ने अपनी पूंछ को ही काट लिया, जिससे वो काफी जख्मी हो गया। और मौका मिलते ही शैंग ने अपनी तलवार निकालकर उस सांप का खेल हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि हमारी आज की कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर इस चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और बेहतरीन कहानी के साथ, और तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।